प्रिय विद्यार्थियों, महेंद्र का अभिवादन स्वीकार करें। हम जो अध्यापन करा रहे हैं वह आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा, ऐसी आपसे अपेक्षा है। और इसको बार बार देखने से ही कोई भी कंसेप्ट हो वह क्लियर होता है। पुस्तकों को पढ़ना, व्याख्यानों को सुनना, देखना, ये सारी चीज़ें मिलकर के फिर हम उसको अपनी भाषा में लेखन करना, उसको लिखना, तो इस तरह की 3 जो स्टेप बनते हैं कि पहले देखना, उसको जो भी व्याख्यान वीडियो है उसको समझना, फिर उसको पुस्तक से या अपनी जो नोट्स सामग्री है उससे उसको मैचिंग करके अपने स्मृति में धारण करना, साथ ही साथ उसको फिर अपनी नोटबुक में लिखना। तो ये तीनों चीज़ मिलकर के एक अच्छे जिसको कहेंगे हम नॉलेज की दृष्टि में आता है और वह स्थायी अधिगम प्राप्त होकर के भविष्य में कभी भी उस कंसेप्ट को सामने आने की, या वो लगता है हमें कि कुछ जवाब देना है या कुछ लिखना है, तो उसको आसानी से एक अच्छा स्कॉलर लिख सकता है और बोलने का जो दृष्टिकोण है उसको आराम से बोल सकता है। तो ज़रूरी है ये 3 स्थितियों को अपने जहन में रखना। देखिए, राजा राम मोहन राय के जो प्रमुख 3 विचार हैं जो हमने पूर्व में अध्यापन विषय में लिए, अब हम उनके द्वारा जो दिया गया अंतिम दृष्टिकोण है या विचार है, वह इन सबको मिलाकर के इंटीग्रेट करके समेकित करके जब कंट्रीब्यूशन की बात आती है, योगदान की बात आती है, अनुदाय की बात आती है, तो ध्यान रखें योगदान का कोई भी प्रश्न आता है बड़ा वाला 20 नंबर का, तो उसमें हमें ये चीज़ निर्धारित करनी होगी लिखते समय कि हमने इसके संबंध में क्या क्या पढ़ा है। जो भी कंसेप्ट हमने पढ़े हैं, जो भी उसकी अवधारणाएं हमने पढ़ी हैं, उन सब का समराइज करके उनको एक एब्स्ट्रैक्ट के रूप में, उसको एक समरी के रूप में, यानी विस्तृत उनके वैचारिक दृष्टिकोण को सीमित शब्दों में हमें लिखना है। सीमित शब्दों से यहाँ तात्पर्य है कि आर्थिक विचार, सामाजिक विचार, शैक्षिक विचार, राजनीतिक विचार। अब इन सारे विचारों को हम जब लिखते हैं तो कहाँ तो एक 20 अंक का एकमात्र एक विचार पर प्रश्न आए, कहाँ योगदान की बात आए, तो योगदान में हमें ये सारी चीज़ों को छोटा छोटा स्वरूप प्रदान करके और एक बड़े प्रश्न के उत्तर को हमें वहाँ लेखन कार्य में लेना है, जो हमें अच्छे नंबर या अच्छे अंक दिलवाने के लिए सहयोगी बनता है। तो ये आवश्यक है कि जहाँ बात योगदान की हो, कोई भी विचारक है, हम सारे विचारकों को देखिए, प्रश्न पत्र में एक प्रश्न किसी भी विचारक के बारे में योगदान से संबंधित जरूर आता है। तो योगदान हम जब सारे विचारकों के पढ़ लेंगे तो उसमें कोई सा छोटा प्रश्न आ जाए या एक वैचारिक पहलू आ जाए तो उसको हम आसानी से उत्तर के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही है। तो ये तकनीकी समझना थोड़ा सा आवश्यक होना है, नहीं तो फिर नंबरों की या अंकों की जो श्रेणी है आपकी उच्च न होकर के निम्न स्तर तक जा सकती है। आवश्यक है जागरूकता की, इसको अध्ययन में लेने की। तो कोई भी योगदान से संबंधित प्रश्न आता है तो आपको उसके समेकित जो विचार हैं उनको समराइज करके और 20 नंबर के 20 अंकों के सिस्टम में ढाल करके और उसको सबको स्पर्श करते करते अपने लेखन में लेना है। जब जाके वह उसके योगदान का, अनुदाय का एक महत्वपूर्ण उत्तर बन के तैयार होता है, जो आपको अच्छे अंकों की ओर ले जाता है। तो हम बात कर रहे हैं मोहन राय के योगदान की, उनके कंट्रीब्यूशन की। देखिए, पुनर्जागरण के प्रमुख स्तंभ के रूप में मोहन राय को माना जाता है, ये हम पहले भी कह चुके हैं। उनके द्वारा ब्रह्म समाज की उत्पत्ति की गई। ब्रह्म समाज के प्रणेता राम मोहन राय
देवेंद्रनाथ ठाकुर, केशव चंद्र ठाकुर ने बंगाल और शेष भारत में सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य मानवीय कार्यों को संपादित किया। ये इनकी समान भाव वाली या साथ में सहकार्य करने वाली स्थिति है, जो मिलकर के इन्होंने बंगाल की दृष्टि को या उसके सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में भरपूर प्रयास किया। स्वतंत्रता के संग्राम के अनेक नायकों जैसे जेसी बोस, टैगोर, बिपिन चंद्र पॉल आदि को भी इनके विचारों से प्रभावित हुए। ब्रह्म समाज का जो एक राजनीतिक आंदोलन का दृष्टिकोण नहीं था, फिर भी वह वैज्ञानिक बौद्धिकता या सार्वभौमिकता, मानवतावाद, पूर्व और पश्चिम के संश्लेषण ने भावी राष्ट्रीय आंदोलन की वैचारिक नींव रखी थी। इसमें हम देखते हैं भारतीय पुनर्जागरण के प्रतीक के रूप में इनको, या पुनर्जागरण के प्रवर्तक के रूप में इनको माना जाता है। जो भी परंपराएं, अंधविश्वास है, उन पर कुठाराघात किया, वह देश को पतन की ओर ले जाने वाली होती थी, यह इन्होंने सिद्ध करके बताया। और हमें बात करनी है पतन के बजाय गठन की या उसके विकास की, तो हमें इन सारी कुरीतियों से दूर रहना होगा, इनको हेय दृष्टि से देखना होगा। ये इस तरह से समाज सुधार की प्रेरणा की बात फिर उन्होंने कही। समाज में विभिन्न जो बुराइयां हैं, संचालित हैं, उनको समाप्त करके सामाजिक जीवन को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के रूप में हमें अपने जीवन में ढालना है। नवीन रक्त का हमें संचरण करना है, जो कि हमें पुनर्जागरण को आधार मान करके और अपने गंतव्य आज़ादी की ओर ले जाने का प्रयास करती हैं। तो इसमें इनकी प्रमुख भूमिका रही थी। ये स्वतंत्रता के प्रमुख पुजारी के रूप में थे। सर्वप्रथम आधुनिक जब विचारकों की श्रेणी में हम लेते हैं इनको, तो इनके विचार राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक सामाजिक क्षेत्र में, सभी में अपना एक नए युग का प्रारंभ करने का एक सफलतम प्रयोग एवं प्रयास था, एवं उन्हें स्वराज्य का पैगंबर भी कहा जाता है। राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता में इनका प्रमुख योगदान रहा है। राष्ट्रवाद आदि शब्दों का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं, बल्कि उन्होंने अपने चिंतन कार्यों से इस बौद्धिक जागरण को उन्होंने आगे बढ़ाने का भरसक प्रोत्साहन किया, प्रयास किया एवं उसमें सफल भी रहे। शिक्षा के संबंध में इनका विचार, वहीं इन्होंने वैज्ञानिक शिक्षा का समर्थन किया, स्त्री शिक्षा का, नारी शिक्षा का भी समर्थन किया। शास्त्रों की जो शिक्षा के प्राचीन ग्रंथ हैं, जहाँ जहाँ धर्म ग्रंथ हैं, उनमें शैक्षिक दृष्टिकोण है, उसको अपने शिक्षा के पाठ्यक्रम में या उसकी प्राथमिकता की दृष्टि से हमें अपने जहन में, हमें अपने ज्ञान में समाहित करना होगा। इस बात के प्रमुख रूप से वे समर्थक माने जाते हैं। विश्व बंधुत्व एवं मानवतावाद के प्रमुख प्रबल समर्थक रहे हैं। इनका उद्देश्य था विश्व बंधुत्व की भावना को जागृत करना। उन्होंने गहन अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला कि सभी धर्मों का मूलभूत उद्देश्य मानव की सेवा मात्र ही समाज को प्रेरणा देना प्रमुख है। इस प्रकार राय ने भारत में एक आधुनिक युग के सूत्रपात की जो दृष्टि है, उसको समाहित करते हुए आगे बढ़ाया, उसका प्रयोग किया, उसको पब्लिक में, भारतीय समाज में, भारतीय नागरिकों में उसको कूट कूट के भरा। इस प्रकार योगदान की दृष्टि में हम जब देखते हैं, अविवेकता, अकर्मण्यता, अंधविश्वास, भाग्यवाद, इन सारी चीज़ों का इन्होंने भरसक विरोध किया, कुठारघात किया इन पर। इनको बिल्कुल ही समूल नष्ट करके भारत से उखाड़ फेंकने का कार्य किया। उनकी बुद्धिवादी दृष्टिकोण के आधार पर मैकनिकॉल के शब्दों में इस तरह का लिखा है कि राजा ने जो ज्योति जलाई, उसने भारतीय जीवन के अंधकार को नष्ट कर दिया। यानी राजा राम मोहन राय ने जो दीप या ज्योति प्रज्वलित की, उसके प्रकाश से अंधकार जो भारत में व्याप्त था वह समूल नष्ट हो गया, एवं भारतीय जीवन में प्रकाश की किरण आई, एवं उसके द्वारा भारतीय आज़ादी की ओर जाने के लिए सब तैयार हुए और उसमें वह सफल हुए। पुनर्जागरण के प्रथम प्रयोगकर्ता अधिवक्ता माने जाते हैं। धर्म सुधार के क्षेत्र में मार्टिन लूथर ने जो कार्य यूरोप में किया था,
वह सारा कार्य राजाराम मोहन राय ने भारत के संदर्भ में किया, भारत के सामाजिक दृष्टिकोण में किया। बौद्धिक दृष्टिकोण उनका अत्यधिक उच्च स्तर का था, विभिन्न भाषाओं का ज्ञान था इन्हें। इसको आधार मान करके वे अंग्रेज़ों से किसी भी दृष्टि में सामना करने के लिए तैयार रहते थे। स्वराज्य का पैगंबर इनको कहा जाता है। राष्ट्रवाद या देश के लिए स्वराज्य की कोई बात प्रत्यक्ष रूप से इन्होंने नहीं कही, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वह स्वराज्य का ही भावार्थ लेकर के उनके सामने प्रकट हुई और अंग्रेज़ों को यहाँ से आगे जाकर के भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसमें डॉक्टर ज़कारिया ने कहा है कि जिन्होंने भारत में राष्ट्रवाद के उदय की गहराई के साथ अध्ययन किया, दोनों ही राष्ट्रीय जागृति के उदय में धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए इस प्रकार के आंदोलन में प्रथम आंदोलन ब्रह्म समाज ही था। बिल्कुल सही कहा है ज़कारिया ने कि ब्रह्म समाज की स्थापना जो हुई सर्वप्रथम सुषुप्त भारत में, हम देख सकते हैं कि इनसे पहले किसी प्रकार का कोई ऐसा जागरण कार्य नहीं हुआ, इसलिए इनका सर्वप्रथम प्रमुख स्थान भारतीय आज़ादी को दिलाने में रहा। मोहन राय के संबंध में एनी बेसेंट ने कहा है, राजाराम मोहन राय में एक अद्भुत शक्ति, लगन और दृढ़ता थी। उन्होंने साहसपूर्वक हिंदू कट्टरपंथी सीमा तोड़ने का प्रयत्न किया और स्वतंत्रता का बीज बोया, जिसने पुष्पित, पल्लवित और फलवान होकर राष्ट्र के नवजीवन को नई चेतना से अनुप्राणित किया। देखिए किन अच्छे अच्छे विशेषण द्वारा एनी बेसेंट ने मोहन राय राजा जी के बारे में ये अपने वक्तव्य दिया है या अपना उदाहरण दिया है, वह बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। डॉक्टर ज़कारिया की पुस्तक का नाम है जिसमें से ये उनके विचार प्रकट किए हैं, उसका नाम है रीसेंट इंडिया। ध्यान रखें, रीसेंट इंडिया। तो इस तरह से इनका जो योगदान है वह भारतीय जन जागरण में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो आज के लिए हम देखते हैं इतना ही, और मोहन राय के जो कृतित्व, लेखन, व्यक्तित्व, वैचारिक विभिन्न पहलुओं को स्पर्श करते हुए जो उनका कंसेप्ट है, अवधारणा है, वह हम यहीं समाप्त करते हैं। और अगले फेज में हम आपके सामने पाठ्यक्रम के अनुसार अन्य विचारक को लेके आएंगे। धन्यवाद।